गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था हमने, और रिलेटिव प्रोनाउन में अपन यूज़ पढ़ चुके हैं हु का। हु जिसका यूज़ पर्सन्स के लिए होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन इस हु का यूज़ और हुम का यूज़, कभी कभी इस हु की जगह हुम और हुम की जगह हु आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में एरर कैसे फाइंड आउट की जाएगी? आपको यहाँ देखना है कि जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स। जितने सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में उतनी वर्ब हैं जब तो हुम का यूज़ होगा, और बिना सब्जेक्ट के कोई वर्ब है, बिना सब्जेक्ट के वर्ब वहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और हु जो है सब्जेक्टिव केस में आता है। ऐसा हमने कल पढ़ा था। आज हु के कुछ और यूज़ पढ़ेंगे। कल ये रूल मैंने आपको बता दिया और इसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे। आज इसका जो सेकंड यूज़ है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड यूज़ कहता है कि एवरीबॉडी या एवरीवन या नो वन या दोज, इनके बाद हु का यूज़ होता है। हु का यूज़ होता है किसके बाद? एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, दोज, इनके बाद हु का यूज़ होता है। किंतु हु के स्थान पर यदि दैट लिखा जाए तो भी सही होता है, तो भी गलत नहीं होता कि एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, दोस, इनके साथ हु का यूज़ किया जा सकता है। और हु के स्थान पर अगर दैट भी पड़ा है तो भी सेंटेंस सही है। जैसे एग्जाम्पल है नो वन कैन डू दिस वर्क। नो वन कैन डू दिस वर्क, कोई इस कार्य को नहीं कर सकता। सीधा सा बिना हु या दैट के हमने ये सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है, ना तो हु ना हु, क्योंकि ये सेंटेंस एक ही सेंटेंस है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, चाहे हु हो चाहे हुम, हुज, विच, दैट, ये हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस एक ही है, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ना तो हु का यूज़ हुआ है ना दैट का। किंतु दो सेंटेंस होते जिनको जोड़ने की आवश्यकता होती तो एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, दोस, इसके स्थान पर हु या दैट किसी से भी हम इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते थे। जैसे सेंटेंस है everyone likes those who is honest। तो यहाँ पर देखिए एवरीवन भी है, दोज भी है, और इसलिए एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर हु का इस्तेमाल हुआ है। हु करेक्ट है, लेकिन इसका एंटीसीडेंट दोज है, दोज प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर होगा आर। तो एवरीवन लाइक्स दोज हु आर ऑनेस्ट। तो हु के स्थान पर अगर हम यहाँ पर दैट का भी प्रयोग करें तो भी सही है, क्योंकि एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, दोज, इन सब के साथ हु का यूज़ सही है। हु के स्थान पर अगर हम दैट का भी यूज़ करेंगे तो भी ये सेंटेंस सही माना जाता है। ऐसे ही इसी रूल के आधार पर कुछ एक सेंटेंस देखिए जिनके आंसर आपको पहले देने हैं, फिर मैं बताता हूँ। जैसे कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि शी हेट्स everybody who reminds her of her mistakes। जैसे ये एक एरर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने लिखते हैं नो एरर। ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, और ये इसका सी पार्ट, और ये डी। आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एवरीबॉडी या एवरीवन, दोज, नो वन,
इनके साथ हु का यूज़ होता है, तो यहाँ पर एवरीबडी है इसलिए यहाँ पर हु का यूज़ हो रहा है। और ये वर्ब क्या एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग है, इसको भी देखा जाता है। एवरीबडी के साथ वर्ब सिंगुलर आती है तो रिमाइंड्स सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है एक, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क। तो देयर इज नो वन एक सेंटेंस ये है और एक ये है कैन डू दिस वर्क। तो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हु का यूज़ हुआ है। और क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नो वन है, तो एवरीवन, नो वन, एवरीबडी इन सब के साथ हु का यूज़ या दैट का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर दैट का यूज़, हु का यूज़ हुआ है, किंतु इसके स्थान पर अगर हम दैट भी लिख देंगे तो भी सही है, और यहाँ पर भी अगर हम दैट लिख देंगे तो भी सही है। तो आपको कुछ शब्दों को याद रखना है, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, दोज, इनके स्थान पर हु और दैट दोनों का यूज़ जो है वो सही होता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज़ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हूम, हुज और विच की। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में एक तो हु, एक हूम और एक हुज, ये तीन हैं। ये तीनों अक्सर जब किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आपको याद रखना है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हु का यूज़ पर्सन के लिए होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, और दूसरा ये सब्जेक्टिव केस होता है, अर्थात ये सब्जेक्ट के स्थान पर काम आता है। हुम जो होता है इसके बाद, हुम के बाद क्या होता है, इसके बाद नाउन आ सकती है या प्रोनाउन आ सकता है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम आता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जबकि हुज जो होता है इसके बाद ओनली नाउन आती है और ये पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस यानी कि अधिकार को बताने वाला। तो हु के साथ पर्सन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट का काम करता है। हुम इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आती है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। हुज पजेसिव केस होता है, इसके बाद ओनली नाउन आती है। तो किसी सेंटेंस में मैंने इन दोनों के बारे में आपको बता ही दिया कि हु का यूज़ कहाँ करना होता है और हुम का यूज़ कहाँ करना होता है। दो बातें मैंने बताई थी, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स हैं जब तो आपको हुम का प्रयोग करना है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, यदि कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के है तो फिर वहाँ पर हु का यूज़ होगा। जैसे कि अपने इन दो बातों के उदाहरण काफ़ी पढ़ लिए हमने, काफ़ी सारे उदाहरण किए हमने, फिर भी कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है द बॉय हु आई मेट ऑन द रोड in the evening was a good boy, और नो एरर। ए पार्ट, यहाँ पर बी पार्ट, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर रूल क्या था, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स है तो हूँ, और यदि कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट है तो हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि बॉय, यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब कहाँ है ये आगे ढूंढेंगे, और आई सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है मेट, आई मेट, और बॉय वॉज, इसकी वर्ब यहाँ पर पड़ी है। ये जो सब्जेक्ट था बॉय, इसकी वर्ब यहाँ पर है और आई की यहाँ है। और यहाँ पर कह रहा है कि द बॉय हु आई मेट ऑन द रोड इन द इवनिंग वॉज ए गुड बॉय। तो जितने सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब आ रही है। सब्जेक्ट ये था, इसकी वर्ब ये रही, सब्जेक्ट ये था, इसकी वर्ब ये रही। तो जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब होती हैं तो हुम का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हु गलत है, यहाँ पर हुम होना चाहिए। तो द बॉय
whom I met on the road in the evening was a good boy। और दूसरा यहाँ पर ज़रूरत भी ऑब्जेक्ट की थी और whom जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर who ना होकर whom का यूज़ होगा। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है कि द डॉक्टर whom I met today was राम्स ब्रदर। अब इस सेंटेंस में जो है हम देखते हैं कि जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब है, जब तो whom आएगा। अगर कोई सब्जेक्ट बिना वर्ब के है, कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के है, तो वहाँ पर हम who का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि I सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है मेट, डॉक्टर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है was, डॉक्टर वॉज राम्स ब्रदर हो गया ना। और आई मेट, आई के साथ भी वर्ब है, डॉक्टर की वर्ब भी यहाँ पर है। अब जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस में whom का यूज़ होना चाहिए, whom का ही यूज़ हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। तो हमारा ये जो रूल है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपको whom का प्रयोग करना है या who का। इसको देखने के लिए आपको ये देखना है कि कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब हैं। अगर जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब हैं जब तो whom का प्रयोग होगा, और कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के है तो फिर वहाँ पर who का प्रयोग होगा। तो whom और who के प्रयोग को आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन रही बात whose की, तो whose ओनली नाउन के लिए आता है, यानी कि whose के बाद ओनली नाउन आता है और इसका यूज़ पॉजेसिव केस के अंदर होता है। जैसे कि अपने ऐसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, डू यू नो राम, डू यू नो राम हुज मोबाइल फोन हैज़ लॉस्ट। क्या तुम राम को जानते हो जिसका मोबाइल फ़ोन खो चुका है। अब यहाँ पर डू यू नो राम हुज मोबाइल फ़ोन हैज़ लॉस्ट, तो मोबाइल फ़ोन क्या है, नाउन है, और हुज के बाद क्या आ सकता है, नाउन। और यहाँ पर बात पॉजेसिव की है, अधिकार की है कि राम का मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन पर अधिकार की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हुज का यूज़ होगा। तो डू यू नो राम, क्या तुम राम को जानते हो, और हुज का वैसे हिंदी अर्थ क्या होता है, जिसका। तो डू यू नो राम हुज मोबाइल फ़ोन हैज़ लॉस्ट, क्या तुम राम को जानते हो जिसका मोबाइल फ़ोन खो चुका है। इस तरह हुज का यूज़ हो सकता है। तो हु, हुम, हुज, इन तीनों के प्रयोग इस तरह हो सकते हैं। अब हमारे पास अगला रिलेटिव प्रोनाउन है विच, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे दैट को। आइए जानते हैं विच के बारे में। विच का यूज़ किसके लिए होता है। विच जो होता है इसका यूज़ एक तो थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स, और एक एनिमल्स के लिए होता है। थिंग्स और एनिमल्स के लिए इसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ काउ विच बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पर काउ क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल के साथ रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये विच का यूज़ एकदम करेक्ट है। दिस इज़ ए काउ विच बिलोंग्स टू मी। इसी तरह काउ की जगह अगर कार हो तो भी सही है। दिस इज़ ए कार विच बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पर कार एक थिंग है, और थिंग के साथ भी विच का यूज़ किया जा सकता है। तो विच के संबंध में एक रूल तो ये है कि ये थिंग या एनिमल के साथ यूज़ होता है, और दूसरा इम्पोर्टेंट रूल ये होता है विच के साथ कि यदि विच के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो वह विच से पहले आएगा।
दैट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन विच के साथ प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन आता भी है और विच से पहले भी आना चाहिए। विच के बाद अगर प्रीपोजिशन होगा तो ये सेंटेंस गलत होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है कि विच के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरह से होता है। दिस इज़ द बुक, एग्जाम्पल है दिस इज़ द बुक about which she told me। तो यहाँ पर कह रहा है दिस इज द बुक अबाउट विच शी टोल्ड मी, विच का यूज हो रहा है और उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। दिस इज द बुक अबाउट विच शी टोल्ड मी, यह वही पुस्तक है जिसके बारे में उसने मुझसे कहा था। तो यहाँ पर हम इससे पहले अबाउट का प्रयोग कर रहे हैं जो कि प्रीपोजिशन है। यहाँ पर सेंटेंस को गलत करने के लिए, एरर का सेंटेंस करने के लिए यहाँ पर दैट लिखा आता है। इस तरह से ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट और ये नो एरर। अपने को पता है कि दैट से पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए या तो इस प्रीपोजिशन को हटाया जाए या फिर इसको हटाकर हम यहाँ पर विच का यूज़ करें। या तो दैट को हटा दो और विच लिख दो, या फिर इस अबाउट या कोई भी प्रीपोजिशन है उसको अगर आप देखते हैं कि दैट यहाँ होना चाहिए जब, तो प्रीपोजिशन को हटा दो, और अगर आप प्रीपोजिशन को रखना चाहते हो तो दैट को हटाकर विच का यूज़ करना पड़ेगा। कुल मिलाकर विच से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, जैसा कि इस सेंटेंस में है। जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, आई डोंट नो द डेट on which you come here। तो यहाँ पर भी देखिए विच हो रहा है यूज़ और उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में विच से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा सकता है। अब हमने रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, whose और which का यूज़ पढ़ लिया है। रिलेटिव प्रोनाउन में अब रहता है हमारे पास दैट। आइए जानते हैं दैट के क्या यूज़ होते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में अंत में सिर्फ दैट का यूज़ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होता है दैट। दैट के क्या रूल हैं, इनको जानने के लिए अपने पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दैट। यूज़ ऑफ दैट में दैट के क्या यूज़ हैं। सबसे पहला इसका यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज़ होता है सबसे पहला काम। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा कि राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ ए गुड बॉय हु इज़ माई नेबर। हु इज़ माई नेबर। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर गुड जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के साथ हु का ही यूज़ हो सकता है। अगर यहाँ पर आप दैट लिखते हो तो ये गलत है, दैट नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री की वजह से यहाँ पर हु का यूज़ होगा। अगर ये पॉजिटिव डिग्री के स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री होती जब अपने यहाँ पर दैट का प्रयोग करते, जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते, राम इज़ द बेस्ट बॉय हु इज़ माई नेबर। अगर अपने इस सेंटेंस को ऐसे लिखते तो अब बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हु का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा दैट। तो हमारा फर्स्ट रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो वहाँ पर अपने दैट का यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ दैट का क्या है कि अपने को पता है एनिमल के साथ विच आता है या फिर थिंग के साथ विच आता है। लेकिन किसी सेंटेंस में एनिमल और पर्सन दोनों ही हो, थिंग या पर्सन दोनों ही हो, तो ऐसे सेंटेंस में दैट का यूज़ होगा। तो किसी भी सेंटेंस में
एनिमल प्लस पर्सन हो या थिंग प्लस पर्सन हो तो ऐसे सेंटेंस में अपने दैट का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे एक कि बोथ द राइडर एंड द हॉर्स विच फेल डाउन वर वाउंडेड। तो इस सेंटेंस में राइडर घुड़सवार है, एक पर्सन है, और हॉर्स एक एनिमल है। तो किसी सेंटेंस में एक पर्सन और एक एनिमल होगा तो उस सेंटेंस में विच का यूज़ नहीं किया जा सकता, उस सेंटेंस में दैट का यूज़ होगा। अगर अकेला एनिमल होता, जैसे इस सेंटेंस में अगर सिर्फ हॉर्स होता, जब तो हम विच का प्रयोग करते वो सही होता। अगर सिर्फ पर्सन होता तो हम हु का यूज़ करते, लेकिन दोनों है तो दैट का यूज़ होगा। इसी तरह अगर थिंग होती अकेली तो विच का प्रयोग सही होता, अकेला पर्सन होता तो हु का यूज़ सही होता, दोनों हैं तो फिर दैट का यूज़ होता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपने, जहाँ पर पर्सन और थिंग हो तो फिर वहाँ सेंटेंस में दैट का यूज़ कैसे होता है। जैसे ये था बोथ द राइडर एंड द हॉर्स, तो ये राइडर जो है पर्सन है, हॉर्स एनिमल है। ऐसे अगर अपने ऐसे कह दें बोथ द ड्राइवर एंड द कार विच यू सा इन द मार्केट बिलोंग टू मी। तो ड्राइवर यहाँ पर पर्सन है और कार यहाँ पर थिंग है। तो अगर किसी सेंटेंस में थिंग और पर्सन होगा तो फिर वहाँ पर विच का यूज़ नहीं किया जा सकता, वहाँ पर यूज़ होगा दैट का। इसलिए इस सेंटेंस में दैट का यूज़ हुआ। तो दैट के हमने दो यूज़ पढ़े। नंबर पहला कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज़ होता है, और दूसरा अगर किसी सेंटेंस में पर्सन प्लस एनिमल हो या पर्सन प्लस थिंग हो तो दैट का यूज़ होता है। अब दैट का यूज़ थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाला यूज़ कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में हु, व्हाट या विच इनसे कोई प्रश्न स्टार्ट होता है, इनसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हु, व्हाट और विच सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और अंत में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पर अगर रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत होगी तो वो दैट ही होगा, इसके अलावा कोई और प्रोनाउन नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल है कि हु एम आई हु स्कॉल्ड यू, हु एम आई हु स्कॉल्ड यू। तो यहाँ से ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर हु का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर दैट का यूज़ होगा। क्योंकि कोई सेंटेंस अगर हु से शुरू होता है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, तो हु से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन हु के स्थान पर दैट का यूज़ होगा। जैसे दूसरा है व्हाट इज़ देयर which I can't understand। वह क्या है जो मैं नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर सेंटेंस में व्हाट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है, तो ऐसे सेंटेंस में विच का यूज़ नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस में दैट का यूज़ होगा। तो हु से, व्हाट से या विच से किसी से भी सेंटेंस शुरू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। तो हु और व्हाट का एग्जांपल हो गया। विच का एग्जांपल देखते हैं। विच इज़ योर बुक विच यू लाइक मोस्ट, विच इज़ योर बुक विच यू लाइक मोस्ट। तो विच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे सेंटेंस में विच नहीं आएगा, ऐसे सेंटेंस में दैट आएगा। तो विच इज़ योर बुक दैट यू लाइक मोस्ट। तो दैट के 3 रूल हुए। पहला रूल ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है। दूसरा रूल ये था कि किसी सेंटेंस में पर्सन प्लस एनिमल हो या पर्सन प्लस थिंग हो
तो वहाँ दैट का यूज़ होता है। और तीसरा रूल है कि हु, व्हाट या विच से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो फिर वहाँ पर दैट का यूज़ होता है। तो दैट का नेक्स्ट यूज़ लिखते हैं। अगला दैट का यूज़ क्या है देखते हैं। दैट का नेक्स्ट यूज़ कहता है कि नो प्रीपोजिशन बिफोर दैट। रूल नंबर 4 कहता है कि नो प्रीपोजिशन बिफोर दैट, कि दैट से पहले प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। बट आफ्टर दैट वी कैन यूज प्रीपोजिशन। Before that we cannot use any preposition, but after that we can use any preposition after that, not before. Before यानी कि पहले, that से पहले तो preposition का यूज़ नहीं किया जा सकता, that के बाद अपने यूज़ कर सकते हैं। और पहले preposition कौन से relative pronoun के साथ आता है? which के साथ। which से तो पहले preposition आता है, लेकिन that से पहले नहीं आता, that के बाद में preposition का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल है एक, द मेडिसिन ऑफ दैट एल्कोहल इज अ कंपोनेंट शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन। ऐसी दवाइयाँ जिनमें अल्कोहल हो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर दैट आ रहा है और दैट से पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, जो कि गलत है। दैट से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे दूसरा सेंटेंस है कि दिस इज द सेम बॉय ऑफ दैट आई टोल्ड यू। दिस इज द सेम बॉय ऑफ दैट आई टोल्ड यू। तो दैट से पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। हाँ, दैट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द सेम बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। तो ऑफ जो होता है ऑफ, OF, इसका हिंदी अर्थ होता है के बारे में। और ये अबाउट के स्थान पर यूज़ होता है। जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई डोंट नो ऑफ हिम। ऑफ या अबाउट दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रूल था कि नो प्रीपोजिशन बिफोर दैट। तो आपको याद रखना है, प्रीपोजिशन दैट से पहले नहीं आएगा, विच से पहले आता है, दैट से पहले नहीं आएगा। हाँ, दैट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चों ये रूल हुआ 4th। अब अपने दैट का 5वां रूल पढ़ते हैं कि 5th रूल दैट का क्या कहता है। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं इसके 5th यूज़ की। इसका 5th यूज़ कहता है कि द सेम, द लिटिल, द फ्यू, द only or anything, anybody, nobody, इन सब के साथ अपने को दैट का यूज़ करना होता है। द सेम, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, एनीथिंग, एनीबडी, नोबडी, इन सब के साथ अपने नन या ऑल भी है इसके साथ, नन या ऑल, इन सब के साथ अपने को दैट का यूज़ करना है। अगर किसी सेंटेंस में ये मिलते हैं तो अपने इनके साथ दैट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारे चमकने वाले पत्थर सोना नहीं होते। तो यहाँ पर ऑल है तो ऑल के बाद दैट का यूज़ होता है, ना कि विच का। इसी तरह अगर अपने ऐसे कह दें कि दिस इज द सेम बॉय या दिस इज द सेम कार विच आई सा
इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो द सेम की वजह से यहाँ पर विच का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा दैट का। दिस इज़ द सेम कार दैट आई सा इन द मार्केट। इसी तरह अगर लिटिल, द लिटिल हो, द लिटिल मनी, द लिटिल मनी दैट आई हैड, आई स्पेंट ऑन दिस हाउस। द लिटिल मनी दैट आई हैड, आई स्पेंट ऑन दिस हाउस। तो यहाँ पर द लिटिल की वजह से कि इस सेंटेंस में द लिटिल मनी दैट आई हैड, यहाँ पर हमने दैट का यूज़ किया है किसकी वजह से, द लिटिल की वजह से। तो द लिटिल की वजह से यहाँ पर दैट का यूज़ होगा। इसी तरह एनीथिंग, नोबडी या एनीबडी, नो वन, नन, इस तरह के शब्दों के साथ हम दैट का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो ये यूज़ हुआ हमारा फिफ्थ। इसके बाद आपको यूज़ रखना है दैट का सिक्स्थ यूज़। कि सिक्स्थ यूज़ वैसे कोई ख़ास नहीं है। सिक्स्थ यूज़ में बस अपने को ये याद रखना है कि जहाँ कहीं भी हु आता है वहाँ पर आप दैट का यूज़ कर सकते हो। जहाँ कहीं भी हु का यूज़ पर्सन्स के लिए होता है वहाँ पर हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। अब अपने को बात करनी है नेक्स्ट प्रोनाउन की, और नेक्स्ट प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को जानने से पहले अपने को 3 पर्सन का पता होना चाहिए। पर्सन तीन पर्सन कौन से, एक तो है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन और एक है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है शी, ही, इट, नेम और दे। ये थर्ड पर्सन होता है। तो किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन एक साथ आए तो इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होगा 2, 3, 1। यानी कि सबसे पहले अपने को सेकंड पर्सन का यूज़ करना है, उसके बाद थर्ड पर्सन का और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का। जैसे एग्जांपल है यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस में यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर 231 बन रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही कि माई टीचर डज नॉट नो, माई टीचर डज नॉट नो दैट I and Ramesh are brothers, hence we live together, कि मेरा टीचर नहीं जानता कि मैं और रमेश भाई हैं, हालांकि हम साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा आई फर्स्ट पर्सन है और रमेश थर्ड पर्सन है। अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन आए तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है नहीं, और सेकंड पर्सन नहीं है तो यहाँ पर 31 बनना चाहिए था, जबकि यहाँ पर बन रहा है 13, इसलिए गलत है। यहाँ पर सेंटेंस में ऐसे होना चाहिए रमेश एंड आई। तो यहाँ पर ये सेंटेंस होगा माई टीचर डज नॉट नो दैट, आई एंड रमेश के स्थान पर होगा रमेश एंड आई ब्रदर्स, हैंस विल लिव टुगेदर। इसका दूसरा रूल क्या कहता है, इसका दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पाप, अपराध, भूल या गलती स्वीकार करे वहाँ पर 1, 2, 3 क्रम आता है। ये दूसरा रूल है। 1, 2, 3 क्रम कब आता है, जब कोई सेंटेंस में कोई व्यक्ति अपना पाप, अपना अपराध, अपनी भूल या फिर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तब अपने को वहाँ सेंटेंस में 1, 2, 3 क्रम का यूज़ करना होता है। जैसे आई, यू एंड शी किल्ड हिज
डॉग। तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा आई यू एंड शी किल्ड हर डॉग। यहाँ पर ये अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस में 1 2 3 क्रम का ही यूज़ होना चाहिए था और वही हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। और तीसरा रूल इससे रिलेटेड क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि वी का यूज़ सेंटेंस में सबसे पहले होता है। वी का यूज़ सेंटेंस में सबसे पहले होता है। वी किसी भी रूल को नहीं मानता है, इसलिए वी का यूज़ सेंटेंस में सबसे पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल है वी यू एंड ही वेंट दिल्ली। तो यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। वैसे 1 2 3 तब आता है जब पाप अपराध भूल गलती स्वीकार की जाए, लेकिन इस सेंटेंस में पाप अपराध भूल गलती नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस सही है क्योंकि 2 और 3 तो अपनी जगह बैठे हैं, सही बैठे हैं, लेकिन जो वी है वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में वी सबसे पहले है और ये सेंटेंस सही है। इसके बाद अपने को एक टेबल देखनी पड़ेगी जिसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन से कैसे आते हैं। उस टेबल को आपको बनाना है, उस टेबल को आपको सीखना है, उस टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस क्या होते हैं, उस टेबल से हमें ये सीखने को मिलेगा। जैसे इस टेबल में सबसे पहले होगा नॉमिनेटिव केस, फिर होगा ऑब्जेक्टिव केस, फिर होगा पजेसिव केस। पजेसिव 2 होंगे, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। क्या फ़र्क है इन दोनों में, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में? इसको अपने इस टेबल में समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और पजेसिव इन तीनों में क्या फ़र्क है। आई नॉमिनेटिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है, माई पजेसिव एडजेक्टिव होता है और माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह वी नॉमिनेटिव होता है, अस ऑब्जेक्टिव होता है और आर पजेसिव एडजेक्टिव होता है और आर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह ही नॉमिनेटिव होता है, हिम ऑब्जेक्टिव होता है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव होता है और हिज ही पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह शी नॉमिनेटिव, हर ऑब्जेक्टिव, हर पजेसिव एडजेक्टिव और हर्स पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह दे ऑब्जेक्टिव, देम दे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, देम ऑब्जेक्टिव, देयर पजेसिव एडजेक्टिव और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह यू नॉमिनेटिव, यू ऑब्जेक्टिव, योर पजेसिव एडजेक्टिव और योर्स पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह इट और इट्स ये खाली रहता है यहाँ पर। इस टेबल से रिलेटेड भी अपने को कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देखते हैं क्या हैं ये प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट वीडियो में। ये टेबल आपको याद रखनी है।